प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, हमने अभी तक फ्रेडरिक सोरियो की जो पेंटिंग देखी, उसके इंट्रोडक्शन के बाद अब हम ये जानेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पूरे यूरोप पे क्या इम्पैक्ट हुआ और उसके थ्रू जो एक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है वो कैसे जनरेट हुआ। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 1789 में फ्रांस के लोगों ने मिल करके अपने निरंकुश राजा, अपने ऑब्सोल्यूटिस्ट रूलर लुई 16 को गद्दी से हटा दिया। अब इसके बाद उनको एक यूनाइटेड फ्रांस का गठन करना था, यूनाइटेड फ्रांस को क्रिएट करना था, सिर्फ मैप में ही नहीं, लोगों के मन में भी। अब इसके लिए रिवॉल्यूशनरीज ने कुछ बड़े बदलाव किए। जो पहले आपके मोनार्कियल गवर्नमेंट से चलते आ रहे थे, उनमें से बहुत कुछ बदला गया, जिसमें सबसे बड़ी चीज है लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना डेवलप करने के लिए फ्लैग्स, एम्बलेम्स, इन सबों को चेंज करना। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये जो कलेक्टिव आइडेंटिटी वर्ड है इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम अपने आप को क्या कहते हैं, आप और हम इंडियन हैं। एक हमारे अंदर एक भावना है, एक फीलिंग है, नेशनल फीलिंग है, वी आर इंडियंस। ठीक उसी तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने ला पैट्रे और ला सिटियन वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, ये फ्रेंच वर्ड है, आपके एनसीईआरटी में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ला पैट्रे और ले सिटियन, ये दोनों जो आइडिया है ये लोगों के बीच में ले जाना शुरू किया। अब ला पैट्रे का मतलब होता है द फादरलैंड और ले सिटियन का मतलब होता है द सिटीजन्स। मतलब ये जो हमारी ज़मीन है, ये जो नेशन है फ्रांस है, ये हमारे फादरलैंड है, हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है। और वी आर द सिटिजन्स, मतलब कि हम यहाँ के नागरिक हैं, वी आर द सिटीजन्स ऑफ एयर। इसके साथ ही और भी कुछ बदला गया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे यहाँ से कोई तमिलनाडु से उठ करके, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र, कोई यूपी से, कोई नागालैंड नॉर्थ ईस्ट से उठ करके अगर ये फॉरेन कंट्री में जाता है तो उसके पासपोर्ट पर केवल ये निशान, केवल ये एम्ब्लेम दिखता है जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है। वो कहीं का भी है, उसके पहनावे अलग हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, लेकिन फिर भी जब उनको फॉरेन जाना होता है, किसी दूसरे देश में जाना होता है, तो उनको पासपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ एक यही एम्ब्लेम लगता है, क्योंकि वे सभी के सभी क्या इंडियन है। इसके अलावा आप कहीं भी अपना नेशनल फ्लैग देखते हैं, तिरंगा कहीं भी देखते हैं, तो आपको महसूस होता है, उसके साथ आपका एक जुड़ाव महसूस होता है कि ये हमारा फ्लैग है, ये हमारे नेशन का फ्लैग है। कहीं के भी आप हो, आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, आप किसी भी कहीं के इंडिया के हो, आपको जब वो नेशनल फ्लैग दिखता है तो आपको एक नेशन की फीलिंग आती है। जैसे पूरे 1-2 लाख के क्राउड की जो क्रिकेट स्टेडियम चलते हैं, क्रिकेट होता रहता है, बीच में इतने दर्शक आते हैं, 1-2 लाख की क्राउड आई हुई है, इंडियन क्राउड आई हुई है, उसके बीच में जब नेशनल एंथम बजता है तो सभी लोग एक साथ खड़े होकर के सम्मान देते हैं। ऐसा क्या है उस नेशनल एंथम में? वो कलेक्टिव आइडेंटिटी है आपकी और हमारी, पूरे इंडियंस की। तो ठीक यही काम फ्रांस के लोग, फ्रांस के जो रिवॉल्यूशनरीज थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, उन लोगों ने इंप्लीमेंट किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन लोगों ने फ्लैग बदला। ये जो ट्राई कलर है फ्रांस का जो अब दिखता है आपको, वो समय इंट्रोड्यूस किया गया। मोनार्कियल फ्लैग को हटा दिया गया, ट्राई कलर इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद इन लोगों ने अपना नेशनल एंथम चेंज किया, नेशनल एंथम में बदलाव हुए, और इसके बाद उन्होंने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टेब्लिश किया जो सारे सिटीजन्स के लिए एक समान कानून बनाए। इसके बाद उन्होंने स्टेट्स जनरल, जो एक्चुअल में इनके रिप्रेजेंटेटिव्स का ग्रुप होता है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, उस तरह से स्टेट्स जनरल होता था उनके यहाँ, जिसका उन्होंने नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया। और भी बहुत सारे बदलाव हुए, ओथ्स, नए नए ओथ बनाए गए, शपथ होती है, नए नए ओथ्स बनाए गए, और नई नई हाइम्स, और जो शहीद हुए, जो मार्टायर लोग थे, उनके लिए जो नई नई कहानियाँ बनाई गई, मतलब सब कुछ देश के नाम, ये सारे बदलाव किए गए। इससे लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हुई कि हाँ, हम सब फ्रांस के।
अच्छा, इसके बाद जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की खबर है, ये पूरे यूरोप में न्यूज़पेपर या फिर किसी और भी मीडियम से और देशों तक पहुंचने लगी, बाहर फ्रांस के बाहर भी पहुंचने लगी। लोगों को ये पता चलने लगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रांस के लोगों ने मिलकर के अपने एब्सोल्यूटिस्ट रूलर को उखाड़ फेंका। जैसे आपकी ये जो फोटो है एनसीईआरटी के पेज नंबर आई थिंक 5 पर है। इसमें आपको एक फोटो दिख रही है, एक्चुअली में कैलेंडर है। एक जर्मन आर्टिस्ट था, उसने एक कैलेंडर डिजाइन किया था। उस कैलेंडर के दो हिस्से हैं। एक कैलेंडर के हिस्से में आपको दिख रहा है वो बेस्टिल, कुछ लोग बेस्टाइल बोलते हैं, कुछ लोग बेस्टिल बोलते हैं, जो फ्रांस की जो जेल थी जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ने तोड़ दिया था, वहीं से शुरुआत हुई थी। तो उसके जैसी एक जर्मनी में भी एक जेल थी, उसके जैसी दिखती थी। वो जो दूसरी फोटो आपको दिख रही है राइट साइड में, वो जर्मनी की जेल है। तो उनका ये कैलेंडर छापने का मतलब था कि जिस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने इस बड़ी सी जेल को, बेस्टिल को तोड़ दिया था, उस तरह से आइए हम सब मिलकर के जर्मनी के इस जेल को भी फूंक दें और शुरुआत करें एक नए रिपब्लिकन गवर्नमेंट की। तो कहने का मतलब लोगों तक ये संदेश पहुंचने लगा, मैसेज पहुंचने लगा कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो गया है, लोग लुई 16 को हटा चुके हैं। अब इन लोगों को भी अंदर ये भावना आने लगी, फीलिंग आने लगी कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो इन लोगों ने जैकोबिन क्लब्स बनाना शुरू कर दिया। अब जैकोबिन क्लब वही जैकोबिन क्लब जिसका एक बहुत बड़ा रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में, ठीक वैसे ही जैकोबिन क्लब्स बनने लगे और लोगों के भी मन में आ गया कि हम भी अपने यहाँ ये काम करेंगे। और इस बार तो 1790s के डिकेड में फ्रेंच आर्मी भी एक मोटो लेकर चल रही थी कि पूरे यूरोप को एब्सोल्यूटिस्ट रूलर से आज़ादी दिलानी है। स्वागत की तैयारियां होने लगी। अब 1719 के डिकेड में फ्रेंच आर्मी, और आपको पता ही जब आपने 9th में पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो 1795 से आफ्टर रिवॉल्यूशन और 1799 तक का जो साल था फ्रांस के लिए बड़ा उठा पटक था। कभी रॉबेस्पियरे आते हैं, फिर उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो अब एक नया एम्परर आ चुका था, नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, आप जानते होंगे। तो नेपोलियन की एंट्री हो चुकी थी और फ्रेंच आर्मी के लिए रास्ता बनाया जाने लगा। बहुत सारे नेशंस थे, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के एक बड़े पार्ट में, जर्मनी के भी पार्ट थे, जर्मनी में भी कुछ जगहें थी जहां पर फ्रेंच आर्मी का स्वागत हुआ। आर्मी आई, लोगों को मदद मिली। अब नेपोलियन बोनापार्ट तो डिक्टेटर है, नेपोलियन बोनापार्ट जाहिर सी बात है उसकी डिक्टेटरशिप में डेमोक्रेसी तो रहेगी नहीं, लोगों को रिपब्लिकन फॉर्म नहीं मिलेगी, लोगों को अपनी चॉइस की गवर्नमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ अच्छी चीजें भी की, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के एरिया में। उसने 1804 में सिविल कोड लागू किया जिसको हम लोग नेपोलियन कोड भी कहते हैं। अब इस कोड के अंदर उसने बहुत सारे सुधार किए, जिसमें सबसे बड़ा सुधार है उसने फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। अब वो जिस जिस जगहों पर जीता था, फ्रांस के अलावा उसने जिस जिस जगहों पर जीत हासिल की थी, जिसमें आपका बेल्जियम, डच रिपब्लिक, आपका स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, इन जगहों पर भी ये पूरा सिविल कोड, नेपोलियन कोड एक साथ लागू हुआ। अब इसमें फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया, स्लेवरी खत्म हो गई, राइट टू प्रॉपर्टी इंश्योर की गई। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब है जिसकी संपत्ति है वो उसी की रहेगी, उस पर कोई और दूसरा अधिकार कर नहीं सकता है। इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज थी ये भी खत्म की गई। वेट मेजरमेंट को एक जैसा बनाया गया। अब वेट मेजरमेंट आप समझिए उस समय के राजाओं के फीट पर चलता था, राजाओं के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से, छोटे छोटे कस्बों इलाकों के हिसाब से मेजरमेंट बदलते थे, तो बड़ी व्यापारियों को बड़ी परेशानी होती थी, तो उसको खत्म किया गया। इंटरनल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाई जाती थी इंटरनल, वो खत्म कर दी गई। तो बहुत सारे सुधार किए। इसके साथ ही उसने ट्रांसपोर्ट पर भी बहुत काम किया, कम्युनिकेशन को भी मजबूत बनाया। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि जो व्यापारी वर्ग है, जो मर्चेंट्स हैं, जो ट्रेडर हैं और जो फार्मर्स हैं, जो छोटे लोग हैं, उन लोगों ने पहली बार नेपोलियन के सिविल कोड के अंदर आज़ादी का टेस्ट लिया, है ना। उनको लगा कि हाँ सचमुच आज़ादी कुछ होती है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को अगर आप सुधारेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को अगर आप सुधारेंगे, तो जो मैसेज है वो सीधा आम लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि वही लोग सिस्टम का हिस्सा है।
और नेपोलियन ने ये चीज़ की। अब सब कुछ आराम से चल रहा है, लेकिन यहां भी यूटोपिया आ गया। हमने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था यूटोपिया, सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। श्यामू बन गया साकाल, नायक बन गया खलनायक। जिन लोगों ने ब्रसेल्स, स्विट्जरलैंड, मेंज, मिलान, इन जगहों पर जिन लोगों ने फ्रेंच आर्मी का स्वागत किया था, कुछ दिन बाद लगने लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि देखिए, इन सुधारों के अलावा और भी सारी चीजें होती थी। जैसे जहां जहां नेपोलियन जाएगा, जीतेगा, वहां वहां डिक्टेटरशिप आएगी, पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म, लोग अपने हिसाब से अपने गवर्नमेंट को चुन नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद वो जहां गया वहां उसने सेंसरशिप लागू कर दी। डिक्टेटरशिप का मतलब ही होता है सेंसरशिप, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म। हमारे यहाँ जैसे होता है डेमोक्रेसी में, हम खुद चुन के भेजें, प्रधानमंत्री को बोलिए, राष्ट्रपति को बोलिए, लेकिन यहाँ डिक्टेटरशिप आ गई, सेंसरशिप लागू, अब आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म है। उसके साथ ही और भी सारी चीजें हुई, जहाँ टैक्सेशन बढ़ा दिया। जहाँ जहाँ नेपोलियन जीतता था वहाँ टैक्स लागू होते थे, नए टैक्सेस आते थे। और जो सबसे बड़ी चीज हुई, सबसे बड़ी जो बात जो गलत लगी लोगों को, वो थी आर्मीज में जो जबरन भर्ती हुई, जबरन रिक्रूटमेंट किया नेपोलियन ने। आपको एक फोटो दिख रही है अपने पेज नंबर 7 पर, देखिए, जो एक पेंटिंग है, एक और ऐसी पेंटिंग है जिसमें आपको दिख रहा है कि एक पेड़ लगाया जा रहा है, जो ब्लू कलर और व्हाइट कलर और रेड कलर के ड्रेस में जो खड़े हैं वो फ्रेंच आर्मी के बंदे हैं, है ना। वो पेड़ लगा रहे हैं। वो कैसा प्रेम है, वो कैसा पेड़ है, वो ट्री जो है वो लिबर्टी का प्रतीक है। लेकिन उसके नीचे क्या हो रहा है? अब बाएं साइड में देखिए तो एक किसान की गाड़ी को वो लोग रोक रहे हैं, जो एक यंगर लेडीज है उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। वही काम कर रहे हैं वो नीचे वाले जो फ्रेंच आर्मीज के बंदे, वही। उसके इधर साइड में देखिए तो एक किसान को जबरदस्ती घुटने पर बैठने को मजबूर किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये एक पेंटिंग है, उस समय की जितनी घोरे इंसिडेंट्स है ना, उनका एक रिप्रेजेंटेशन है। तो लोगों के मन में ये बात भी थी। अब जो जबरन आर्मी की भर्ती है वो क्यों? क्योंकि बाद में पता चला नेपोलियन एक्चुअल में पूरा यूरोप जीतना चाहता था। उसको इससे मतलब नहीं है कि लोग मोनार्कियल, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कियल रूल को खत्म कर दें। उसको मेन था कि हम पूरा यूरोप जीत लेंगे। अब इसके चलते उसको बड़ी सेना चाहिए और उस सेना में जवान चाहिए, तो उसने सोल्जर्स की जबरन भर्ती शुरू कर दी। ये बात सबको बड़ी बुरी लगी। अब आप देख भी रहे हैं 1813 में नेपोलियन का फॉल शुरू हो गया। उसके जस्ट नीचे एक और पेंटिंग है नेपोलियन की, जिसमें उसको पोस्टमैन के फॉर्म में दिखाया गया है। एक ऐसा पोस्टमैन जो लाइप्जिग की जो वॉर थी 1813 में, वो नेपोलियन हार गया था। नेपोलियन बहुत सारे युद्ध जीतता चला गया, लेकिन 1813 में लाइप्जिग की हार उसको झेलनी पड़ी थी। तो जब वो वापस फ्रांस लौट रहा है, तो उसके बैग में से वो एक डाकिया जैसा है, उसके बैग में से चिट्ठियां गिर रही हैं। आपको दिख रहा है पेंटिंग में? उस पेंटिंग में चिट्ठियां गिर रही हैं। वो चिट्ठियां एक्चुअली में क्या है? वो चिट्ठियां एक्चुअली में एक एक चिट्ठी एक एक लैंड को दिखाती है, एक वो जमीन को दिखाती है जिस जमीन को नेपोलियन ने जीत लिया था, वो उनके कब्जे से छूट रही है। मतलब 1813 में नेपोलियन का फॉल शुरू हो गया। तो ये कहानी थी नेपोलियन तक की। ठीक है। इसके बाद हम वहां के सोसाइटी में क्या बदलाव हुए इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। एक बार फिर से रिव्यू करिए तो आपको सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने लोगों के अंदर जो कलेक्टिव आइडेंटिटी का आइडिया डेवलप करने के लिए जो काम किया, जिसमें नेशनल फ्लैग बदलना, ले पैट्रोन, ले सिटियन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करना, वेट मेजरमेंट खत्म करना, वेट मेजरमेंट को एक जैसा लागू करना, ये अप्लाई किया। फिर वो जो बात थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाली, वो यूरोप के अदर कंट्री में पहुंचती है, लोग इंस्पिरेशन लेते हैं और उसके चलते फ्रेंच आर्मी को बुलावा आता है। फ्रेंच आर्मी अलग अलग स्टेट, अलग अलग दूसरी कंट्री में जाकर के युद्ध करती, वॉर लड़ती है और जीतती है। नेपोलियन, उसने जितने अपने जीते हुए क्षेत्र में अपना नेपोलियन कोड लागू किया, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई। फ्यूडल सिस्टम खत्म हुआ, इक्वलिटी बिफोर लॉ या राइट टू प्रॉपर्टी इंश्योर किया गया। लेकिन उसके साथ साथ कुछ
उटपटांग चीज़ें भी हुई, गलत चीज़ें भी हुई, टैक्सेशन, जबरन भर्ती सेनाओं में, ठीक है। और इससे लोगों के अंदर थोड़ा-सा मनमुटाव आया नेपोलियन के थ्रू, और नेपोलियन का फॉल शुरू हो गया 1813 में। अब हम तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम जो सोसाइटी में बदलाव आए हैं उनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।